ये कहानी है रमेश की। एक गरीब आदमी जो रोज जंगल से लकड़ियां लाता था और अपने घर का खर्चा चलाता था और अपने परिवार के साथ गांव की झोपड़ी में रहता था। घर में उसकी पत्नी सीता और उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ ही रहती थीं और उनके दो बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। रमेश रोज जंगल जाता है और लकड़ी लाता है और उन्हें बेच कर आता है, लेकिन कई दिनों से बरसात के कारण उसे लकड़ी नहीं मिल रही थी, तो उसे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। ऐसे ही कहीं दिन बीत जाते हैं। रमेश रोज जंगल जाता है और खाली हाथ वापस आ जाता है। रमेश की पत्नी कहती है, अरे रमेश, आज भी लकड़ी नहीं मिली। ऐसे कैसे चलेगा? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और माँ की दवाई भी लानी थी और बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं गई है। भावना, तुम्हें पता है मुझे आज भी जंगल में बहुत कम लकड़ियाँ मिली थी, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले और बस यह घर का राशन ही लाया हूँ। अब बस तुम रोटियां बना लो और चटनी कर लेना, हम बस वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कल थोड़ा जल्दी जाता हूँ जंगल लकड़ी ढूंढने। रमेश की बूढ़ी माँ रमेश की बात सुन रही थी और वह अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बस इसी तरह मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ ठीक नहीं हुआ है माँ, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते हैं। भगवान सबके लिए हैं। वह सब कुछ सही कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं। आप इतना ज्यादा परेशान ना हो। चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सभी लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। फिर रमेश सुबह जल्दी उठकर जंगल के लिए चल निकला, यह सोचकर कि वह जल्दी जाएगा तो उसे लकड़ियां भी जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि उससे पहले कई सारे लकड़हारे सुबह सुबह जल्दी उठकर लकड़ी लेने के लिए पहुंच चुके थे। तभी एक लकड़हारा सुनील रमेश के पास आकर बोला, अरे रमेश भाई, जंगल में चाहे कितनी ही जल्दी आ जाओ, लकड़ियाँ बहुत कम हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमें यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा, तभी हमारा घर का गुजारा होगा। हाँ सुनील भाई, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमारे आसपास के जंगलों में यह सबसे बड़ा जंगल है। हाँ रमेश भाई, यह तो है, लेकिन ऐसा ही रहा तो हमें लकड़हारों का काम छोड़कर कोई दूसरा काम करना होगा। ऐसा कहकर सुनील अब वहां से चला गया। रमेश भी अपनी लकड़ी इकट्ठी करने में लग गया और लकड़ी काटने लगा, लेकिन उसको पूरे दिन में थोड़ी ही लकड़ी मिली थी। रमेश निराश था, लेकिन जितनी भी लकड़ी मिली थी, लकड़ी बेचकर बाजार में गया। और जो भी पैसे मिले, बाजार से आटा, चावल और दाल लेकर घर पर चला गया और अपनी पत्नी को दे दिया। और बोला, आज भी इतने ही पैसे मिले थे, बस जितना सामान लाया हूँ आज भी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी रमेश की लड़की बोली, उसकी माँ गुस्से से बोली, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। चलो चुपचाप खाना खा लो। और अब तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। तुम अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो। रमेश समझ चुका था कि वह अपनी लड़की को चुप करने को कह रही थी, ताकि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। और फिर सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद रमेश अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और अपनी माँ के पैर दबाने लगा। माँ, कभी कभी तो मैं अपने गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने यह गरीबी मुझसे कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे बाबूजी का और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान पर भरोसा रख बेटा, वह सब सही कर देगा। आज नहीं तो कल भगवान सब सही कर देंगे। बस तू निराश मत हो बेटा। हाँ माँ, बस इन्हीं बातों के सहारे तो मैं हूँ कि भगवान आज नहीं तो कल सब सही कर देगा। रमेश अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम करने लगा और उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कहीं दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, रमेश घर आया और रमेश की पत्नी सीता उससे कहती है, अजी सुनते हो,
आज माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। हमें उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना होगा। रमेश बहुत परेशान हो गया और बोला, अरे सीता, तुम तो जानती हो मेरी हालत। मैं 1-2 टाइम का खाना तो बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी आप परेशान ना हो, मैं पड़ोस वाली दीदी से 500 रुपये उधार लेकर आई हूँ। यह लोग 500 रुपये और माँ जी का इलाज कराओ। बड़े बूढ़ों का हमारे ऊपर साया होना जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि हमारी माँ को कुछ हो जाए। रमेश पैसे लेकर चला जाता है और अपनी माँ को अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाने लगता है। रमेश बाजार से दवाइयाँ लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, यह लो माँ, दवाई और टाइम से खा लेना। तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी तो लगभग पूरी हो चुकी है। पता नहीं कब मैं भगवान के पास चली जाऊं। मैंने सुना है सीता ये पैसे पड़ोस से मांग कर लाई है। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? हमारा तो सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से ये दवाई खाओ और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। सीता अपनी लड़की से बोलती है, बेटा जरा जाकर माँ जी को उठा देना। 11 बज चुके हैं, वह अभी तक उठी नहीं है। जाकर उन्हें बाहर उठा कर लिया। तब तक मैं तुम सबके लिए नाश्ता लगा देता हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और जाकर दादी को उठाकर लाती हूँ। सीता की बेटी दादी के कमरे में जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। रिंकी, उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। सुबह के 11 बज गए हैं माँ, तुम्हें बुला रही है। तुम ही तो बोलती हो अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। ज्यादा देर तक सोना बुरी बात है दादी माँ। उठो ना दादी माँ, जल्दी उठो। रिंकी के बहुत उठाने पर दादी माँ नहीं उठती है और रिंकी जाकर अपनी माँ से बात बताती है। माँ, दादी माँ तो उठ नहीं रही, मैंने उन्हें बहुत जगाया। सीता माँ जी के कमरे में जाकर देखते हैं रमेश की माँ का देहांत हो चुका था। रमेश अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। अब रमेश जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत बहुत दुखी होता। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता, मुझे इस कमरे को देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो, माँ जी के कमरे को बंद कर दो, क्योंकि जब भी मैं माँ जी के कमरे को देखता हूँ तो मैं और भी दुखी हो जाता हूँ। हाँ जी, आप सही कहते हो। मैं भी जब इस कमरे को देखती हूँ तो मुझे माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर सीता माँ जी के कमरे को बंद कर देती है। रमेश की माँ के देहांत को लगभग 1 महीना बीत चुका था। रमेश की हालत अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश अभी उन परिस्थितियों से जूझ रहा था। रमेश अपनी पत्नी सीता से बोला, सीता, मुझे लगता है अब मुझे लकड़हारे का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस काम से तो मेरा घर तक नहीं चल रहा। मुझे कुछ और काम करना चाहिए जिससे मेरा खर्चा चल सके। हाँ जी, मैं भी कुछ दिनों से आपसे यही बात कहना चाह रही थी। अगले दिन रमेश अपने लिए काम ढूंढने के लिए जाता है। कई जगह पर जाने के बाद कहीं काम नहीं मिला और रमेश निराश होकर घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे सुनील दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा था। सुनील को जैसे ही रमेश दिखाई दिया, उसने रमेश को तुरंत आवाज लगाई। अरे रमेश भाई, कहाँ पर जा रहे हो? क्या बताऊं सुनील भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। हाँ रमेश भाई, लकड़हारे का काम से अब अपने घर का खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने लकड़हारे का काम छोड़कर सेठ जी की किराने की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। यह तो बहुत अच्छा है सुनील भाई। अच्छा चलो, मैं अब चलता हूँ। कुछ देर के बाद रमेश अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और अपनी पत्नी से बोल, सीता, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको तरकीब बताऊं। हाँ हाँ सीता, बताओ।
जब मैं अपने मायके में थी तो मैं बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाया करती थी। सारे गांव वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत ही पसंद आते थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करो। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई भी समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिका करेंगे। बस हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। हम यह कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता। चलो ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दे दिया करो। लेकिन सीता, उसमें भी एक बात है, हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए पैसे तो नहीं है, तो हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और कोई उधारी भी नहीं दे सकता। हाँ जी, ये तो सही बात है। फिर सीता कुछ देर तक सोचती है और बोलती है, अजी, आपको पता है, मैं जब दुल्हन बनकर आपके घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे कंगन दी थे। वह कंगन आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं और वह कंगन सोने के हैं। हम उन्हें गिरवी रखकर पैसे लेकर समोसे की दुकान खोल सकते हैं। नहीं नहीं सीता, यह हमारी माँ की आखिरी निशानी है। हम इस निशानी को नहीं खो सकते। उन कंगनों में माँ का आशीर्वाद भी तो है। यह तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए दुकान खुलवाने की। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, उनकी पढ़ाई के बारे में भी तो सोचना है। और इस तरह सीता जिद कर कर अपने कंगन रमेश को बेचने के लिए दे देती है। रमेश कंगन बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीज खरीद कर ले आता है और सीता से कहता है, देखो सीता, मैं सारा सामान ले आया हूँ। अब तुम मुझे समोसे बना कर दो और मैं समोसे तलकर बेचता हूँ। तुम समोसे बनाओ, तब तक मैं समोसे के लिए ठेला लेकर आता हूँ। रमेश ठेला लेने चला जाता है और इधर सीता ने सारी चीज रसोई में जमाई और समोसे बनाने शुरू कर दिए। और फिर रमेश ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगने लगा, समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। एक बार खाकर तो देखो मेरे गर्मा गर्म समोसे। बड़ी मुश्किलों से एक दो ग्राहक ही रमेश के समोसे खाने आ रहे थे। रमेश को यह देखकर बहुत परेशानी हो रही थी। रमेश जब शाम को अपने घर पहुंचा तो वह सीता से बोल, सीता, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है ना, उस तरह से तो लागत भी निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मेरे समोसे कोई ज्यादा नहीं खा रहा है, बस एक दो ग्राहक ही आते हैं। इस तरह से मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, पर अभी भी रमेश की दुकान का वही हाल था। बस एक दो ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन रमेश शाम को घर आया और अपनी पत्नी सीता से बोल, सीता, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रमेश ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद रमेश को नींद आ गई और सपने में रमेश की माँ आई। रमेश अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। रमेश की माँ उससे कह रही थी, रमेश बेटा, उदास मत हो। मेरी आत्मा इसी कमरे में रहती है और तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत सी शक्ति मिली है। तुम अपने समोसे का सभी सामान, आलू की बोरी यहाँ मेरे कमरे में लाकर रख दो और तुम्हारे समोसे के आलू कभी खत्म नहीं होंगे। रमेश नींद से जगा और उसने सारी बात सीता को बताई। सीता ने सारी आलू की बोरियां कोठरी में रख दी। बचा हुआ सामान और पैसे सारे के सारे उस कोठरी में रख दिए। अगले दिन जब रमेश ने समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसके समोसे की दुकान पर ढेर सारे कस्टमरों की भीड़ लग गई। शाम तक रमेश के सारे समोसे खत्म हो गए। रमेश बहुत खुशी से घर आया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। तुम्हें पता है सीता, आज मेरे सारे समोसे बिक गए और मेरे समोसे कम भी पड़ गए थे। फिर वह लोग कोठरी में गए और उन्होंने देखा कोठरी में आलू की बोरियां भरी हुई थीं और समोसे तलने का तेल भी उतना ही था जितना वह रख कर गए थे। वह दोनों समझ गए कि इन सब के पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। रमेश की दुकान दिन पर दिन अच्छी चलती जा रही थी, लेकिन रमेश को पता नहीं था कि सुनील आते जाते उसकी दुकान को देखकर जलने लगा था। एक दिन सुनील अपने मन में बोला, बोलो भला, कल तक इस रमेश के पास काम तक नहीं था। डर डर की ठोकरें खाया करता था और इसके घर में खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली है तो अंधा पैसा छाप रहा है। इसके समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, मुझे तो समझ नहीं आता।
लोगों को इसके समोसे इतने पसंद क्यों आ रहे हैं? चलो आज मैं भी एक समोसा खाकर देखता हूँ। अरे रमेश भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। सुनील ने रमेश के समोसे खाए और मन ही मन में बोला, ऐसा भी कोई खास नहीं है समोसे में, जरूर कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं और ग्राहक भी अंधे होकर इसके समोसे खा रहे हैं। और फिर वहां से चला जाता है। सुनील रोज उसके समोसे बिकते देखकर मन ही मन में कूड़ता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और रमेश के समोसे दिन पर दिन बिकने लगे। एक दिन सुनील को यह बात पसंद नहीं आई और वह एक दिन रमेश के घर के सामने से जा रहा था। उसने रमेश को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। भावना, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और सारी चीजें यहाँ रखने पर खत्म नहीं होती ना, तो शायद इतना बड़ा बिजनेस आज हम खड़ा नहीं कर पाते। अच्छा, रमेश की कामयाबी का यह राज है। रमेश अपनी माँ की कोठरी के कारण मशहूर हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी को आज के आज ही आग लगा दूंगा। ना तो कोठरी रहेगी और ना रमेश कामयाब होगा। ये सब सुनकर सुनील सारी बात समझ गया। सुनील ने रात में रमेश की मां की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। रमेश की कोठरी बहुत तेज तेज जलने लगी। रमेश अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर आ गया। तब तक वहां सारे गांव वाले पहुंच चुके थे। फिर वहां पर मुखिया जी आए और बोले, अरे भाई रमेश, तुम्हारा घर तो सारा जल गया। ऐसा करो रमेश, अभी तुम मेरे घर चलो, सुबह सोचना फिर क्या करना है। मुखिया जी रमेश को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन मुखिया जी गांव में घूम कर आते हैं और रमेश से बोलते हैं, अरे भाई रमेश, पता चल गया तुम्हारे घर में आग किसने लगाई थी। शाम को पंचायत है, तुम शाम को पंचायत में आओ तो मैं वहीं पर बताऊंगा तुम्हारे घर में आग किसने लगाई थी। शाम को पंचायत लगाई गई और सारे गांव वाले बुलाए गए। फिर मुखिया जी शीला मौसी से बोले, अरे शीला मौसी, जरा यह बताओ कल रात को रमेश के घर में आग किसने लगाई थी। अरे मुखिया जी, अक्सर मेरे घर में कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो मैं सीता बहन के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं रात को आटा लेने रमेश के घर जा रही थी, तभी मैंने देखा एक आदमी मिट्टी का तेल और हाथ में माचिस लेकर रमेश से घर की तरफ जा रहा था। इससे पहले मैं उसे रोक पाती, उसने तुरंत मिट्टी का तेल रमेश के घर पर डाला और आग लगा दी। मैं जोर जोर से चिल्लाई। मेरे चिल्लाने पर उसे आदमी ने पीछे से मुड़कर देखा और वह आदमी कोई और नहीं, वह रमेश का दोस्त सुनील था। यह सुनकर रमेश चौंक गया और गांव वालों ने सुनील के ऊपर 5 लाख का जुर्माना रख दिया और सुनील को गांव से निकाल दिया।